सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास में हम साइकोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का प्रथम प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। मतलब किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, तीव्र संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल सही है ना। किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो तीव्र होता है ना। किशोर जो बालक होता है उसके संवेग तो है वो तीव्र होते हैं, है ना। कोई कुछ डांट देता है तो जल्दी रिएक्ट करता है ना। और भी जो अन्य जो संवेग होता है वो किशोर अवस्था में तीव्र प्रकट होता है। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन बी है, इस अवस्था में किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो, किशोर अवस्था में यदि बालक शारीरिक रूप से कमजोर है या उसको असफलता मिलती है हर काम में, या वो लंबे समय तक बीमार रहता है, या उसकी आलोचना करता है आसपास के लोग जो है, परिवार के हैं या पड़ोसी है, तो उसमें सक्सेस को लेकर या अपने कार्यों को लेकर एक भय व्याप्त हो जाता है। मतलब भय का जो संवेग है वो तीव्र हो जाता है। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन बी है, माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं। देखो, माता पिता या फिर जो अन्य पारिवारिक संबंध होता है उनमें यदि कोई तनाव उत्पन्न होता है ना। यदि एक बालक है, उसकी अवस्था किशोर अवस्था की है और उसके माता पिता के बीच में झगड़ा चलता है, तो उनको लेकर किशोर जो बालक है वो हमेशा तनाव में रहता है, या उसकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो किशोर है वो तनाव में रहता है। तो ये कथन भी सही है। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, समलिंगी समूह का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। समलिंगी समूह का निर्माण मतलब जैसे लड़का लड़के के ग्रुप में रहेगा और जो लड़की है वो लड़की के ग्रुप में रहेगी। मतलब समलिंगी समूह का निर्माण होता है, टोलियों का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, समलिंगी समूह का जो निर्माण है वो होता है अपने बाल्यावस्था में। किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। और विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो किशोर अवस्था में होता है ना। ध्यान रखना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किस अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गत्यात्मक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसे कर्मेंद्रीय अधिगम एवं पेशीय अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। देखो, एक तो होता है गत्यात्मक अधिगम और एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम। तो गत्यात्मक अधिगम है जो कर्मेंद्रीय अधिगम भी कहलाता है, और ये पेशीय अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में इसे मूर्त अधिगम एवं यांत्रिक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है, इसको मूर्त अधिगम कहते हैं, साथ ही साथ इसको यांत्रिक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन सी में, इस अधिगम की प्रक्रिया शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है। बिल्कुल सही है। देखो, क्योंकि ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है, अर्थात शारीरिक अंगों के द्वारा होता है, तो अंग वगैरह इसमें इन्वॉल्व होता है, न कि ज्ञानेंद्रिय शामिल होते हैं, कर्मेंद्रिय। तो जैसे हाथ पैर वगैरह है, तो कर्मेंद्रियों से होने के कारण ये शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी में इस अधिगम की प्रक्रिया मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है, नहीं, ये गलत कथन है ना। जो गत्यात्मक अधिगम होता है वो अपने शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलता है ना। जो मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलता है वो अपने संज्ञानवादी अधिगम होता है। कौन सा होता है? संज्ञानवादी अधिगम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करके सही कूट बताइए। तो अपने को कॉलम 1 और कॉलम 2 का क्या करना है? मिलान करना है। पहले देखो, इधर कॉलम 1 है संवेदी पेशीय अवस्था, नीचे दे रखा 2 नंबर पर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 3 नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 नंबर पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इधर दे रखा आपके कॉलम 2 में, ए है जन्म से 2 वर्ष, बी में है 7 से 12 वर्ष,
सी में है 2 से 7 वर्ष, डी में है 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। मतलब इसमें वो जीन पियाजे के संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत के अनुसार ये दे रखी है। तो देखो इसमें अपन मिलान करते हैं, क्या होना चाहिए। देखो पहला है आपके संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है, सही है, ठीक है। अब अगला है आपके दूसरा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो इसका जो समय होता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, देखो ये सबसे लास्ट वाली अवस्था है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रखा गया इसको। ये सबसे लास्ट वाली अवस्था है 4 अवस्थाओं में से। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो इसका हो जाएगा अपने डी से मिलान, किससे हो जाएगा, डी से हो जाएगा। अगला आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो तीसरी अवस्था है और इसका जो समय होता है वो होता है आपके 2 से 7 वर्ष। कितना होता है, 2 से 7 वर्ष होता है। और अगली है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो वो ये वैसे 3 नंबर पे आती है ना। पहली कौन सी हो गई, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी हो जाएगी आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसका टाइम जो होता है या जो अवधि काल होता है वो 7 से 12 वर्ष का होता है। और चौथी जो आपको मैंने ऊपर बताई दी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है जो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो इसलिए देखो इसका जो सही कूट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट में ए, सेकंड में डी, थर्ड में सी और फोर्थ में बी हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ता है। देखो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों को दे दूं मैं। और वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो रीट से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये आप मान के चलो। क्योंकि फिलहाल अभी हम रीट एग्ज़ाम पर ही फोकस है, रीट पर ही कार्य कर रहे हैं। तो क्लास तो आपको केवल एक ही मिल रही है। दूसरे विषयों की क्लास की आप ऑब्जेक्टिव क्लास की मांग करोगे तो वो हम YouTube पर अवेलेबल करवा सकता है, ठीक है, पर वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। और टेलीग्राम चैनल पर है वो एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के तहत अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्विज मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। रीट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उसी पे कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य करने का जो ध्यान है वो दूसरे किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी दूसरी भर्ती पर नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है आपको, इसको भूलना नहीं है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना है। और चैनल पर आप खुद नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। देखो अधिगम वक्र आपने पढ़े होंगे अधिगम वाले पॉइंट में, अधिगम वक्र है, अधिगम पठार है। तो देखो अधिगम वक्र का कौन सा प्रकार नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है धनात्मक अधिगम वक्र एवं ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऑप्शन बी में है सरल रेखीय अधिगम वक्र। ऑप्शन सी में है शून्य अधिगम वक्र। ऑप्शन डी में है एस आकारीय अधिगम वक्र और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी शून्य अधिगम वक्र। शून्य अधिगम वक्र है वो इस प्रकार का कोई अधिगम वक्र नहीं होता है। बाकी देखो मोटे तौर पर अधिगम वक्रों को 4 भागों में बांटा गया। एक तो धनात्मक अधिगम वक्र, एक ऋणात्मक अधिगम वक्र, एक सरल रेखीय अधिगम वक्र और एक एस आकारीय अधिगम वक्र। तो ये 4 प्रकार के अधिगम वक्र होता है। तो शून्य अधिगम वक्र नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी खाली जगह दे रखी है फिर के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। तो यहाँ पे खाली जगह में उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा वो अपने को भरना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है अभिरुचि, ऑप्शन डी है वस्तु, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसमें क्या आएगा, देखो चिंतन की प्रक्रिया किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है। भाई आप किसी के बारे में चिंता क्यों करोगे, चिंतन क्यों करोगे सॉरी, तो आप किसी के बारे में चिंतन क्यों करोगे, क्योंकि कोई ना कोई क्या है समस्या है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए अपन चिंतन मनन करते हैं। आगे बात समझ में। तो इसलिए ये समस्या के कारण आरंभ होती है और जैसे ही समस्या समाप्त तो चिंतन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए जाति, आयु एवं परिपक्वता,
ऑप्शन बी है शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग भेद तथा बुद्धि। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम, वातावरण एवं परिपक्वता। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नता को तो सारे कारक प्रभावित करते हैं, जाति भी प्रभावित करती है, आयु प्रभावित करती है। एक छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा है तो उसकी सोच विचार सब कुछ अलग अलग होंगे, तो व्यक्तिगत भिन्नता हो गई ना। परिपक्वता हो गई, शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग भेद, बुद्धि, फिर वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, सब ये जो देर का सब है वो सब व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का पूर्णतया नैतिक पक्ष है? देखो, व्यक्ति का नैतिक पक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी में है परम अहम, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। इनमें देखो, इदम को अपन इड भी बोलते हैं, ठीक है, और अहम को अपन ईगो भी बोलते हैं और परम अहम को अपन सुपर ईगो भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो पूर्णतया नैतिक पक्ष जो होता है वो होता है अपने परम अहम। क्या होता है? परम अहम है वो पूर्णतया नैतिक पक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नार्सिसिज्म का संबंध है ऑप्शन ए ईश्वर प्रेम से, ऑप्शन बी है आत्म प्रेम से, ऑप्शन सी है प्रकृति प्रेम से, ऑप्शन डी है मित्र प्रेम से और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, नार्सिसिज्म का मतलब क्या था? स्वयं मोह, खुद से मोह, मतलब खुद से प्रेम। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, आत्म प्रेम से या स्वयं मोह से, ठीक है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम व उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक की जाएगी। ऑप्शन ए समाज द्वारा, ऑप्शन बी माता पिता या संरक्षक द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय द्वारा, ऑप्शन डी सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा प्राधिकारी द्वारा और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, आरटीई 2009 एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक रूप से किसके द्वारा की जाएगी? सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा और शिक्षा प्राधिकारी द्वारा की जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कल फिर नई क्लास में मिलेंगे सुबह 6:05 पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।